हमारी सूची का पहला सवाल है। प्रश्न 1। एसआई पद्धति में लंबाई की मूल इकाई क्या है? विकल्प है ए मीटर, बी सेंटीमीटर, सी किलोमीटर या डी एंगस्ट्रॉम। और इसका सही उत्तर है ए मीटर। ये एकदम शुरुआती और सबसे जरूरी इकाई है। इतिहास में जाएं तो पहले लंबाई हाथ या कदम से नापी जाती थी, जो हर इंसान के लिए अलग होती थी, जाहिर है। बिल्कुल। इसीलिए जब दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने साथ काम करना शुरू किया तो उन्हें एक आम भाषा चाहिए थी। मीटर उसी भाषा का पहला मानक शब्द बना। अच्छा, चलिए अब प्रश्न 2 की ओर आते हैं। प्रश्न 2 है, निम्न में से कौन सी व्युत्पन्न राशि है? विकल्प हैं ए द्रव्यमान, बी समय, सी लंबाई या डी वेग। और इसका सही जवाब है डी वेग। तो विज्ञान में कुछ मूल राशियां होती हैं, जैसे लंबाई, द्रव्यमान और समय। मतलब ये किसी और चीज से नहीं बनती। जैसे रसोई में रखा कच्चा माल। हाँ, एकदम सटीक उदाहरण। लेकिन जब लंबाई को समय से विभाजित किया जाता है, मतलब कोई वस्तु कितने समय में कितनी दूरी तय कर रही है, तो हमें वेग या वेलोसिटी मिलती है। ये एक व्युत्पन्न राशि है। मतलब कच्चे माल से बनी एक पूरी डिश की तरह। अब ब्रह्मांड की विशालता को नापते हैं। प्रश्न 3। प्रकाश वर्ष का उपयोग किसके मापन में किया जाता है? विकल्प है ए समय, बी वेग, सी दूरी या डी ऊर्जा। सही उत्तर है सी दूरी। अक्सर लोग इसके नाम में वर्ष सुनकर इसे समय की इकाई मान लेते हैं। हाँ, लेकिन ये तो ऐसा है जैसे किसी हाईवे को दर्जी वाले इंच टेप से नापना। अंतरिक्ष इतना बड़ा है कि वहां मीटर काम नहीं आते, प्रकाश की गति का सहारा लेना पड़ता है। एकदम सही। प्रकाश निर्वात में एक साल में जितनी दूरी तय करता है, जो लगभग 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर होती है, उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा है। खैर, विशालता के बाद अब सूक्ष्म दुनिया की तरफ चलते हैं। प्रश्न 4। एक माइक्रोन का मान क्या है? विकल्प है ए 10⁻³ मीटर, बी 10⁻⁻6 मीटर, सी 10⁻⁻9 मीटर या डी 10⁻⁻12 मीटर। सही उत्तर है बी 10⁻⁻6 मीटर। अब देखिए, एक इंसान का बाल लगभग 100 माइक्रोन मोटा होता है। तो बाल की मोटाई का 100वां हिस्सा असल दुनिया में क्या वाकई कोई बड़ा प्रभाव डालता है? मुझे लगता है तकनीक में इसका बहुत काम होगा। बिल्कुल। आज हर स्मार्टफोन के अंदर जो माइक्रोचिप्स हैं, उनके ट्रांजिस्टर्स माइक्रोन से भी छोटे स्केल पर बनते हैं। जरा सी भी गलती हुई तो पूरी तकनीक काम करना बंद कर देगी। अरे वाह, आधुनिक दुनिया इसी पर टिकी है। चलिए प्रश्न 5 देखते हैं। एसआई पद्धति में द्रव्यमान की मूल इकाई क्या है? विकल्प है ए ग्राम, बी किलोग्राम, सी पाउंड या डी टन। सही उत्तर है बी किलोग्राम। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि एसआई पद्धति में ग्राम नहीं बल्कि किलोग्राम मूल इकाई है। जबकि लंबाई में किलोमीटर की जगह मीटर था। ऐसा क्यों? इसका कारण ऐतिहासिक है। लंबे समय तक ले ग्रॉन के नाम का एक सिलेंडर पूरी दुनिया के लिए किलोग्राम का मानक था, लेकिन समय के साथ उस धातु का वजन बदलने लगा था। धातु का वजन बदल गया। हाँ, माइक्रोग्राम में। इसीलिए 2019 में वैज्ञानिकों ने इसे बदल दिया है और अब किलोग्राम को ब्रह्मांडीय नियमों से जोड़ा गया है। ये तो विज्ञान की बहुत बड़ी जीत है। अब बुनियादी राशियों से आगे बढ़कर सूत्रों की तरफ चलते हैं। प्रश्न 6। बल का आयामी सूत्र क्या है? विकल्प है ए mlt की घात -1, बी mlt की घात -2, सी ml² t की घात -2 या डी m की घात 0 l t की घात -1। सही उत्तर है बी mlt की घात -2। अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो ये कोई रटने वाला कोड नहीं है। तो फिर ये क्या है? यह असल में न्यूटन का दूसरा नियम है, बस अक्षरों में लिखा गया है। बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। हाँ, द्रव्यमान के लिए m और त्वरण के लिए l t की घात -2। क्या बात है, गणित और भौतिकी का शानदार तालमेल। चलिए दिशा की बात करते हैं। प्रश्न 7। निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? विकल्प है ए वेग, बी त्वरण, सी विस्थापन या डी चाल। सही उत्तर है डी चाल। मतलब स्पीड। हाँ मतलब इसमें दिशा का कोई काम नहीं होता। हाँ, जैसे चाल का मतलब है कि कोई कितनी तेज दौड़ रहा है, लेकिन वेग का मतलब है कि वो कितनी तेज पिज्जा की दुकान की तरफ दौड़ रहा है। दिशा बहुत जरूरी है यहाँ।
हाँ, बिल्कुल। अदिश राशि या स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मान होता है, दिशा नहीं। इसलिए जाल अदिश है, जबकि वेग और विस्थापन सदिश राशियां हैं। अब उपकरणों पर आते हैं। प्रश्न 8, वर्नियर कैलिपर्स का उपयोग किसके मापन में होता है? विकल्प है ए समय, बी द्रव्यमान, सी छोटी लंबाई या डी तापमान। सही उत्तर है सी छोटी लंबाई। जब साधारण स्केल काम नहीं आता और मिलीमीटर के भी 10वें या 20वें हिस्से को नापना होता है, तब वर्नियर कैलिपर्स काम आता है। लेकिन इसकी भी एक सीमा होगी ना। इसी से जुड़ा है प्रश्न 9, लघुत्तम गणना जिसे लीस्ट काउंट कहते हैं, उसका अर्थ क्या है? विकल्प है ए अधिकतम पाठ्यांक, बी न्यूनतम पाठ्यांक, सी औसत पाठ्यांक या डी कुल पाठ्यांक। सही उत्तर है बी न्यूनतम पाठ्यांक। हाँ, कोई भी यंत्र कम से कम जितना सही मान नाप सकता है, वही उसकी लघुत्तम गणना है। साधारण स्केल पर ये 1 मिलीमीटर होता है। और अगर उससे भी छोटी चीज नापनी हो, प्रश्न 10 है, स्क्रू गेज की लघुत्तम गणना निर्भर करती है। विकल्प है ए पिच पर, बी त्रिज्या पर, सी व्यास पर या डी लंबाई पर। सही उत्तर है ए पिच पर। स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर्स से भी ज्यादा गहराई में जाता है। इसमें जो पेच होता है, जब उसे पूरा एक चक्कर घुमाते हैं तो वो जितनी दूरी आगे बढ़ता है उसे पिच कहते हैं। अच्छा, तो गोल घूमने वाली गति को सीधी रेखा में बदलकर ये बाल से भी पतले तार नाप लेता है। अब सटीकता की बात करते हैं। प्रश्न 11, सार्थक अंकों या सिग्निफिकेंट फिगर्स का नियम किस पर लागू होता है? विकल्प है ए इकाई रूपांतरण, बी मापन की शुद्धता, सी सदिश योग या डी गति। सही उत्तर है बी मापन की शुद्धता। सार्थक अंक हमें बताते हैं कि हम अपने मापन को लेकर कितने आश्वस्त हैं। जैसे 2 किलोमीटर और 2.000 किलोमीटर में दूसरा डेटा ज्यादा शुद्ध है। यह मामला सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है। प्रश्न 12 देखते हैं। 0.0056 में कितने सार्थक अंक हैं? विकल्प है ए 1, बी 2, सी 3 या डी 4। सही उत्तर है बी 2। अब रुको, इसमें 4 अंक दिख रहे हैं, तो सार्थक अंक सिर्फ 2 क्यों? ये बहुत ही आम उलझन है। नियम ये कहता है कि किसी भी गैर शून्य अंक से पहले आने वाले शून्य सिर्फ दशमलव की जगह बताते हैं। मतलब वो सिर्फ प्लेस होल्डर है? बिल्कुल, वे मापन की शुद्धता नहीं बढ़ाते। इसलिए यहाँ केवल 5 और 6 ही सार्थक अंक माने जाएंगे। बहुत ही मददगार स्पष्टीकरण है। प्रश्न 13 पर आते हैं। आयामी विश्लेषण का उपयोग किस लिए किया जाता है? विकल्प है ए सूत्र की जांच, बी मान निकालने, सी इकाई बदलने या डी ग्राफ बनाने। सही उत्तर है ए सूत्र की जांच। इसे भौतिकी का व्याकरण समझ लीजिए। अगर कोई नया समीकरण बनता है तो उसके बाएं और दाएं दोनों तरफ के आयाम बराबर होने चाहिए, वरना सूत्र गलत है। चलिए, प्रश्न 14, निम्न में से कौन सा एसआई उपसर्ग है? विकल्प है ए माइक्रो, बी इंच, सी पाउंड या डी माइल। सही उत्तर है ए माइक्रो। इंच और पाउंड पुरानी प्रणालियों के हिस्से हैं। एसआई पद्धति पूरी तरह से 10 के गुणकों पर चलती है। माइक्रो किसी भी इकाई को 10 लाखवें हिस्से में बांट देता है। और जब चीजें और भी छोटी हो जाए तो आता है नैनो स्केल। प्रश्न 15, 1 नैनोमीटर बराबर होता है? विकल्प है ए 10⁻⁻6 मीटर, बी 10⁻⁻7 मीटर, सी 10⁻⁻9 मीटर या डी 10⁻⁻12 मीटर। सही उत्तर है सी 10⁻⁻9 मीटर। इस स्केल पर तो इंसानी दुनिया के नियम ही पीछे छूट जाते हैं। यहाँ सीधे डीएनए, वायरस और परमाणुओं की दुनिया शुरू हो जाती है। एक अलग ही ब्रह्मांड। प्रश्न 16, ऊर्जा का आयामी सूत्र क्या है? विकल्प है ए ml² T⁻², बी ml/T⁻⁻1, सी m⁻0 L⁻² या डी ml² T⁻⁻1। सही उत्तर है ए ml² T⁻²। भौतिकी में कार्य तभी माना जाता है जब बल लगाकर किसी वस्तु को खिसकाया जाए, और ऊर्जा व कार्य दोनों का सूत्र एक ही होता है। सूत्र सही हो सकते हैं, लेकिन इंसान गलतियां कर सकते हैं। तो प्रश्न 17,
मापन में प्रणालीगत त्रुटि किस प्रकार की होती है? विकल्प है ए यादृशिक त्रुटि, बी यंत्रगत त्रुटि, सी मानवीय त्रुटि या डी निरपेक्ष त्रुटि। सही उत्तर है बी यंत्रगत त्रुटि। सिस्टमैटिक एरर वो गलती है जो हमेशा एक ही दिशा में होती है, जैसे किसी का तराजू पहले से ही 10 ग्राम ज्यादा दिखा रहा हो। तो वो हमेशा 10 ग्राम ज्यादा ही बताएगा। प्रश्न 18 पैरालैक्स त्रुटि किस कारण से होती है? विकल्प है ए शून्य त्रुटि, बी आंख की गलत स्थिति, सी खराब यंत्र या डी ताप परिवर्तन। सही उत्तर है बी आंख की गलत स्थिति। तो इसके बारे में आपका क्या सोचना है? मुझे तो लगता है ये बिल्कुल वैसा है जैसे पैसेंजर सीट पर बैठकर ड्राइवर का स्पीडोमीटर देखना, सुई हमेशा गलत जगह ही दिखेगी। क्या शानदार उदाहरण दिया है। जब किसी स्केल को तिरछा देखा जाता है तो जो दृष्टिभ्रम पैदा होता है वही पैरालैक्स त्रुटि है। प्रश्न 19 निम्न में से कौन सी मूल राशि है? विकल्प है ए चाल, बी बल, सी तापमान या डी दाब। सही उत्तर है सी तापमान। चाल और बल तो दूसरी राशियों से बनते हैं, लेकिन तापमान स्वतंत्र है। यह असल में कणों की गतिज ऊर्जा का माप है। चलिए प्रश्न 20 समय की एसआई इकाई क्या है? विकल्प है ए घंटा, बी मिनट, सी सेकंड या डी दिन। सही उत्तर है सी सेकंड। इंसान ने दिन और महीने अपनी सहूलियत के लिए बनाए हैं, लेकिन विज्ञान के लिए समय की बुनियादी इकाई सेकंड ही है। और शायद इसे किसी परमाणु से नापा जाता है। हाँ, सीजियम 133 परमाणु के अरबों बार कंपन करने के सटीक समय से। विज्ञान कितनी गहराई में जा चुका है। प्रश्न 21 दाब का आयामी सूत्र क्या है? विकल्प है ए ml की घात -1 t की घात -2, बी ml t की घात -2, सी m की घात 0 l t की घात -1 या डी ml स्क्वायर t की घात -2। सही उत्तर है ए ml की घात -1 t की घात -2। दाब या प्रेशर होता है बल बटा क्षेत्रफल। अगर कोई एक कील पर खड़ा हो जाए तो बहुत दाब पैदा होगा, लेकिन कीलों के बड़े बिस्तर पर लेट जाएं तो क्षेत्रफल बढ़ जाने से दाब कम हो जाता है। ये कीलों के बिस्तर वाला उदाहरण एकदम साफ कर देता है बात को। प्रश्न 22 सार्थक अंक क्या दर्शाते हैं? विकल्प है ए सटीक मान, बी अनुमान, सी मापन की शुद्धता या डी इकाई पद्धति। सही उत्तर है सी मापन की शुद्धता। हमने इस पर पहले भी बात की थी, लेकिन इसे याद दिलाना जरूरी है। सार्थक अंक बताते हैं कि मापन कितनी गहराई तक किया गया है। प्रश्न 23 लघुत्तम गणना कम होने का अर्थ है? विकल्प है ए कम शुद्धता, बी अधिक शुद्धता, सी शून्य त्रुटि या डी त्रुटि नहीं। सही उत्तर है बी अधिक शुद्धता। बिल्कुल, पैमाना जितना छोटा होगा मापन उतना ही अधिक सटीक होगा। और इसी से जुड़ा है प्रश्न 24 व्यास मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? विकल्प है ए मीटर स्केल, बी स्क्रू गेज, सी स्टॉपवॉच या डी थर्मामीटर। सही उत्तर है बी स्क्रू गेज। पतले तारों का व्यास नापने के लिए बेहतरीन है। घरों की वायरिंग की सुरक्षा इसी सटीकता पर निर्भर करती है। चलिए अब त्रुटियों की गणना पर आते हैं। प्रश्न 25 निरपेक्ष त्रुटि का अर्थ क्या है? विकल्प है ए औसत मान माइनस मापा गया मान, बी वास्तविक मान माइनस मापा गया मान, सी अधिकतम माइनस न्यूनतम या डी औसत माइनस वास्तविक। सही उत्तर है बी वास्तविक मान माइनस मापा गया मान। ये सीधा गणित है। असली लंबाई 10 सेंटीमीटर थी, नापने पर 9 आई तो त्रुटि हुई 1 सेंटीमीटर। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। प्रश्न 26 सापेक्ष त्रुटि का सूत्र क्या है? विकल्प है ए निरपेक्ष त्रुटि बटा औसत मान, बी औसत मान बटा निरपेक्ष त्रुटि, सी वास्तविक मान बटा निरपेक्ष त्रुटि या डी निरपेक्ष त्रुटि गुणा औसत मान। सही उत्तर है ए निरपेक्ष त्रुटि बटा औसत मान। इससे एक बहुत ही जरूरी सवाल खड़ा होता है। जब हमारे पास सीधे सीधे निरपेक्ष त्रुटि है तो हमें सापेक्ष त्रुटि की जरूरत ही क्यों है? हाँ, ये तो मैंने भी सोचा। आखिर दोनों में व्यवहारिक फर्क क्या है? देखिए, अगर आप एक पेंसिल नाप रहे हैं और 1 सेंटीमीटर की गलती हो जाए तो वो बहुत बड़ी गलती है। लेकिन अगर 1 किलोमीटर लंबा पुल नाप रहे हैं
तो वहां 1 सेंटीमीटर की गलती कोई मायने नहीं रखती। सापेक्ष त्रुटि यही संदर्भ बताती है। अरे वाह, संदर्भ तो बहुत जरूरी है। चलिए प्रश्न 27 पर आते हैं। एसआई उपसर्ग किलो का मान क्या है? विकल्प है ए 10 की घात 3, बी 10 की घात 2, सी 10 की घात 6 या डी 10 की घात 9। सही उत्तर है ए 10 की घात 3। मतलब 1000? हम जिंदगी में लोग सिर्फ 1 किलो दे दीजिए कह देते हैं, लेकिन वैज्ञानिक भाषा में किलो सिर्फ एक गुणक है। चाहे वो किलोमीटर हो या किलोबाइट। प्रश्न 28। घनत्व का आयामी सूत्र क्या है? विकल्प है ए ml की घात -3, बी ml की घात 3, सी m की घात 0, l की घात -3 या डी ml स्क्वायर t की घात -2। सही उत्तर है ए ml की घात -3। घनत्व यानी कोई वस्तु अंदर से कितनी ठोस है। 1 किलो रुई और 1 किलो लोहे में द्रव्यमान समान है, लेकिन रुई का आयतन बहुत ज्यादा होता है। प्रश्न 29। मापन में यादृच्छिक त्रुटि या रैंडम एरर का स्वभाव होता है। विकल्प है ए स्थिर, बी निश्चित, सी अनियमित या डी 0। सही उत्तर है सी अनियमित। प्रयोग के दौरान अचानक हवा चल जाना या नापने वाले का हाथ हिल जाना, इनका कोई पैटर्न नहीं होता, बस औसत निकालकर इन्हें कम किया जा सकता है। और अब इस डीप डाइव का आखिरी सवाल, प्रश्न 30। एसआई पद्धति में दीप्ति तीव्रता की इकाई क्या है? विकल्प है ए लक्स, बी कैंडेला, सी ल्यूमेन या डी वॉट। सही उत्तर है बी कैंडेला। सदियों पहले प्रकाश को नापने का सबसे स्थिर तरीका मोमबत्ती थी, इसलिए इसका नाम कैंडल से कैंडेला पड़ा। तो इन सब का असल में क्या अर्थ है? आज हमने लंबाई के मीटर से लेकर ऊर्जा के सूत्र और कैंडेला की रोशनी तक पूरे 30 सवालों का सफर तय किया। और ये स्पष्ट हो गया कि ये सिर्फ रटने वाली चीजें नहीं हैं। हर एक मापन, हर एक सूत्र प्रकृति के रहस्यों से पर्दा उठाने का एक तरीका है। बिल्कुल। एक शून्य को कहाँ गिनना है और कहाँ नहीं, ये छोटी सी बात किसी बड़े अंतरिक्ष मिशन की सफलता या विफलता तय कर सकती है। एक आखिरी बात जो मैं जोड़ना चाहूंगा, पहले इकाइयां पृथ्वी के आकार पर आधारित थीं। आज वे प्रकाश की गति जैसे भौतिक स्थिरांकों पर टिकी हैं। लेकिन ब्रह्मांड तो लगातार बदल रहा है। सोचिए, अगर करोड़ों साल बाद ये ब्रह्मांडीय स्थिरांक ही धीरे धीरे बदल रहे हों, तो क्या हमारा आज का ये सबसे सटीक मापन भविष्य में भी हमेशा के लिए सटीक रहेगा? उफ, ये तो सच में दिमाग चकरा देने वाला विचार है। इस अनसुलझे सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। हमारी आज की इस विस्तृत छानबीन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।